हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। यू आर वाचिंग असम प्रहरी विथ मी राजगौरव। और आज हम लोग मे 3 को असम प्रहरी के सेशन में लास्ट वीक असम स्पेसिफिक इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, चलो हम उस एजेंडे पर आ जाए। वो यहाँ भी मैंने मेंशन कर रखा है, पर हम उसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डिजिटाइजिंग असम 2.0। ये एक्चुअली में असम के कल्चरल जो लिटरेरी हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के ऊपर है कि किस तरह से जो हम एसएमएस लैंग्वेज में अलग अलग लिटरेचर टाइम टू टाइम लिखे गए, जो कि अपने आप में एक हेरिटेज का, अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, जिसे प्रेजेंट जनरेशन को बचा कर रखना चाहिए अपने आगे आने वाले जनरेशन के लिए। उसको डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करने का एक प्रोजेक्ट है ये। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप अपने मेंस में भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, जीएस पेपर 1 एंड 5 में। और प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आज मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। दूसरा टॉपिक होगा द एफडीआई ट्रेंड्स इन नॉर्थ ईस्ट। हम नॉर्थ ईस्ट में स्पेसिफिकली आसाम को ध्यान में रखकर एफडीआई के ट्रेंड को ऑब्जर्व करेंगे कि एफडीआई का ट्रेंड पिछले कुछ सालों में किस तरह से रहा है, स्पेसिफिकली कोविड के बाद से किस तरह से एफडीआई का ट्रेंड रहा। देखेंगे कि वो ट्रेंड कभी नीचे जाता है, फिर अभी एक बार फिर से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। उसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कैसे हम जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 5 के मेंस में उससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा। थर्ड वुड बी रिलेटेड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे हम लोग दो चीज को समझेंगे। हम समझेंगे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन को, ये डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हम समझेंगे एफएसएसएआई नाम के बॉडी को, इसको हमने पहले भी डीसीए में, प्री सिक्योर में, असम प्रहरी में भी डिस्कस किया है। आज एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। और फिर इन दोनों के बीच ये जो ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन है और एफएसएसएआई है और जो एनएफआर रेलवे के स्टेशन है, यहाँ पे इनके बीच क्या कोऑर्डिनेशन हो रहा है, क्या इंप्रूवमेंट किया जाएगा कस्टमर्स को देखकर, इसको हम समझेंगे करंट अफेयर्स में। मेंस और प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे। फोर्थ टॉपिक होगा हमारा फर्स्ट एवर चिल्ड्रन लिटरेरी अवार्ड, जो पर्टिकुलरली प्रीलिम्स से स्पेसिफिक होगा। इसको एक्सप्लेन करने के बाद मैं प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक वुड बी रिलेटेड टू द साहित्य रथी लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ अवार्ड 2025। ये भी अगेन प्रीलिम्स रिलेटेड होगा। इसे एक्सप्लेन करने के बाद प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आज आपके लिए इन सारे टॉपिक से रिलेटेड प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, और जहां पर जरूरी होगा मेंस का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिससे थोड़ा थोड़ा मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग तुम करते रहो। प्रीलिम्स के बाद मेंस का भी एग्जाम देना है। आगे सेशन को कंटिन्यू करने से पहले एक और चीज तुम्हें फिर से रिमाइंड कर दूं मैं। एपीएससी डेली एमसीक्यू सीरीज जो स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, मंडे टू सैटरडे, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करते हैं 10 एमसीक्यूज के हेल्प से। 2 वीक इसके कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये प्रीलिम्स तक चलता रहेगा। इसे आप सिंसियरली फॉलो करो। पीडीएफ इसके एसएमएस इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहते हैं। आप उसको देखकर इंग्लिश में, एसएमएस में, जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एमसीक्यूज रिवाइज करते जाइए। ठीक है, आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। Now come to the very first topic, the digitizing Assam 2.0 topic, which is basically to preserve the literary cultural heritage of Assam by applying the technology of computer science, AI and all, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके। ये जो इनिशिएटिव है, इसको हम डिजिटाइजिंग असम 2.0 का नाम दे रहे हैं, जिसको लीड करने का काम कर रही है एक फाउंडेशन जिसका नाम है नंदा तालुकदार फाउंडेशन। आप नंदा तालुकदार फाउंडेशन के बारे में इंटरनेट पे जाकर थोड़ा और भी पढ़ सकते हो इंटरेस्ट के लिए। फिलहाल एग्जाम के लिए आपको इतना पूछा जाएगा कि डिजिटाइजिंग असम 2.0 प्रोजेक्ट इज लेड बाय विच इंस्टीट्यूशन, तो नंदा तालुकदार फाउंडेशन इसको लीड कर रही है, जिसमें टारगेट है, और ये टारगेट, कुछ टारगेट तो अभी तक अचीव किया जा चुका है, आगे भी इसको बढ़ाया जाएगा, पूरे एसएमएस लिटरेचर को डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट करने का। 2.76 मिलियन पेजेस सक्सेसफुली डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नंदा तालुकदार फाउंडेशन का ये जो प्रोजेक्ट है, जिसका फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है ऑयल इंडिया लिमिटेड। बहुत बढ़िया, ऑयल इंडिया लिमिटेड का फाइनेंशियल पैट्रोनेज है, ये भी ध्यान देखना है ना। प्रीलिम्स में ना क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि अच्छा, दिस प्रोजेक्ट इज बीइंग लेड बाय नंदा तालुकदार फाउंडेशन, और उसी स्टेटमेंट का एक पार्ट दे देगा बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स ऑफ आसाम। नहीं, यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट कौन दे रहा है? ऑयल इंडिया लिमिटेड दे रहा है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और नंदा तालुकदार फाउंडेशन मिलकर असम में जो जो लिटरेरी जीनियस है, जो लिटरेरी हेरिटेज है, उसको प्रिजर्व करने का काम करेंगे, जिसमें बुक्स, जर्नल, मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, रियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, इंटरव्यू, इन सबको डिजिटल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया जाएगा। इसकी सर्चेबिलिटी इंश्योर की जाएगी कि आप एक कीवर्ड डालकर भी, जब आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाओगे, तो सपोज आपने एक कीवर्ड डाला, अवनी आती सत्र, मुझे अभी सौभाग्य मिला था अवनी आती सत्र जाने का, तो मुझे उससे रिलेटेड ऑन इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं गूगल पे गया, अब मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म सर्च करने पड़े। जब ये चीज सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीटली पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा ना, तो हम इस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे और अवनी आती सत्र टाइप करेंगे, सारा इन्फॉर्मेशन हमें एक ही जगह मिल जाएगा। सर्चेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बस कीवर्ड टाइप करके आप सर्च कर सकते हो।
क्या-क्या चीज़ें इसमें टेक्नोलॉजिकली यूज़ की जाएँगी? आइए स्क्रीन के राइट साइड में देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जा रहा है। तो जो भी अब एआई का यूज़ नहीं, एआई का यूज़ सिर्फ चैट जीपीटी से क्वेश्चन बनाने और चैट जीपीटी से ड्राइंग्स बनाने, इसमें काम नहीं है। एआई का यूज़ अलग-अलग फील्ड में किया जा सकता है एंड नॉट जस्ट चैट जीपीटी आई एम सेइंग, मतलब डिफरेंट भी जो एआई के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जहाँ पर हम एआई को अप्लाई कर सकते हैं, वो अलग-अलग जिस भी प्लेटफ़ॉर्म्स के नाम से हो, उनका हेल्प लेकर एसएमएस टेक्स्ट को पूरी तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म में वहाँ पे प्रेज़ेंट करने का काम। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी यूज की जाएगी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, सो दैट जो लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी है ना, इस लिंग्विस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया जा सके। एक चीज देखो बड़ी यहाँ पर सीखने की बात है कि जब भी लिटरेचर को डिजिटाइज किया जाता है तो ये चीज जरूरी होती है कि लिटरेचर की जो जेन्युइननेस था, है ना, लिटरेचर जैसा लिखा गया था उसी फॉर्म में उसको प्रेजेंट किया जाए, पर साथ ही साथ ये भी हो कि वो अभी प्रेजेंट वाली जनरेशन के समझ में भी आए, या डिफरेंट पीपल जो कि सपोज उन्हें एसएमएज या बाकी जो स्क्रिप्ट है वो समझ में नहीं आती है, वो भी उसे समझ सके इंग्लिश में, तो ये सारी चीजें भी जरूरी है, राइट। डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटाइजेशन, एक मोबाइल ऐप डेवलप किया जाएगा जिससे कि ऑर्डिनरी स्मार्टफोन में भी लोग इसको यूज कर सकेंगे, स्कैन करके यूज कर सकेंगे, डाउनलोड करके यूज कर सकेंगे। ओपन डोमेन एक्सेस होगा, इट वुड बी अवेलेबल टू ऑल। डेमोक्रेटाइज किया जाएगा, है ना, लिटरेचर को, नॉलेज को जितना डेमोक्रेटाइज किया जाए ना, उतना ज्यादा वो लोगों तक पहुंचेगा और तब ज्यादा नॉलेज की हेल्पफुलनेस होती है, इफेक्टिवनेस होती है। ओके। और हम सिग्निफिकेंस की बात करें तो सिग्निफिकेंस होगा, जैसे सपोज कि तुम एक रिसर्च स्कॉलर हो या तुम एक स्टूडेंट ही हो, तुम एक जनरल सिटीजन हो, आपको जानना है इंडिया के बारे में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में, असम के बारे में, अपने पर्टिकुलर किसी रीजन, किसी कल्चर के बारे में, आप उस रिसर्च में उसको यूज कर सकते हो। लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन होगा। अब एसएमएस लैंग्वेज या बाकी लिटरेचर सिर्फ येलोड पेजेस में नहीं रह जाएंगे। येलोड पेजेस देखो एक फ्रेज होता है, जब किताबें पुरानी होने लगती है ना तो थोड़ा थोड़ा उसका कलर येलोइश हो जाता है, होता है, और धीरे धीरे फिर वो लॉस हो जाता है। तो अब वो लॉस ना हो, उस येलो पेज को हम प्रिजर्व करके कहीं रखेंगे और उस पेज के जो कंटेंट है, उस कंटेंट को हम डिजिटली प्रेजेंट कर देंगे। तो ये हो गया लिंग्विस्टिक प्रिजर्वेशन। पॉलिसी एनालिसिस में हेल्प करेगा। हिस्टोरिकल डेटाबेस कंटेम्पररी पॉलिसी को भी हेल्प करता है, ये मैंने तुम्हें कई बार समझाया है कि कई ऐसे सक्सेसफुल हिस्टोरिकल एग्जांपल हैं। जैसे अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था ना अपना घर इनिशिएटिव, राइट। हमने डिस्कस किया था शेरशाह सूरी का इनिशिएटिव पे, शेरशाह सूरी ने किस तरह से रोड के किनारे रेस्ट हाउसेस बना दिए थे, और अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने भी ट्रक ड्राइवर्स के लिए उसी तरह रेस्ट हाउसेस बनाए। ऐसे कई एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वो इसके अकॉर्डिंग ही अलाइन हो सकेगा। या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, लिटरेचर को प्रिजर्व करके रखना और सभी पीपल के पास, सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी लर्नर्स के लिए अवेलेबल करवाना, वो इसके इसके थ्रू पॉसिबल हो पाएगा। तो ये इसके मेन सिग्निफिकेंस हो जाएंगे रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए। और देखिए दूसरा इंपैक्ट क्या पड़ेगा इसका, ये यहाँ पर हम एजुकेशनल इंपैक्ट की बात कर रहे थे, है ना। दूसरे इंपैक्ट की बात करें तो और इंपैक्ट क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, राइट। रेयर वर्क्स जो है, जो वही येलो पेजेस में कहीं छिप कर रह जाते थे, सबके लिए एक्सेसिबल नहीं होते थे, अब वो छिप कर नहीं रहेंगे, सबके लिए एक्सेसिबल रहेंगे, सब कोई पढ़ेगा, सब कोई सीखेगा, और लोगों की जो मेंटल कैपेसिटी है ना वो इंक्रीज हो सकेगी इन जेन्युइन लिटरेचर को पढ़कर, जिसमें इंटेलिजेंस छिपा है, जिसमें ज्ञान छिपा है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी होगा। अब जब यहाँ पे डिजिटाइज किया जाएगा तो दो चीज से कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, एक तो पीपल खुद भी उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और किसी के पास मान लो किसी के घर में कुछ एक ऐसा लिटरेचर रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, बट वो बाकी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लोग भी उसको लाके प्रेजेंट कर सकेंगे कि ये लीजिए, ये लिटरेचर हमारे पास रखा है, ये हमारे पुरखों से हमारे पास चला आ रहा है, और इसमें आसाम के बारे में या बाकी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के बारे में या किसी भी पार्ट के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, हम चाहते हैं कि डिजिटली यहाँ पे शेयर हो जाए, फिर वो कॉपी हमें वापस मिल जाए क्योंकि हमारे पुरखों की संपत्ति है। तो हम ऐसा करके कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज करेंगे। ये सारी चीजें इसके अलग अलग सोशियो कल्चरल इंपैक्ट के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं, इसके सिग्निफिकेंस के रूप में। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। चैलेंजेस आएंगे सबसे पहले तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हॉलीवुड की फिल्मों में देखने में जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है उसको इंप्लीमेंट करवाना। आप एक सेंटेंस को टाइप करके गूगल पे देखो, उसमें कई एरर आ जाते हैं। यहाँ तो पूरा डिजिटाइज करना है, वो भी वो लिटरेचर जिसको समझने के लिए भी पहले आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसको ट्रांसलेट करके वहां अवेलेबल करवा सकोगे। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहे, बट लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के साथ साथ लिंग्विस्टिक डिवीजन ना हो, ये भी ध्यान रखना होगा कि सिर्फ एक लैंग्वेज में अगर रख देंगे तो बाकी लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग उसको कैसे देख सकेंगे, कैसे उससे कनेक्ट कर सकेंगे, ये समझना होगा। कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं विच आर करेंटली इम्प्रिजन्ड, इम्प्रिजन्ड मतलब वो ना धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं, वो अब पता नहीं किसके अलमीरा में पड़े हैं, कौन से गवर्नमेंट ऑफिस में पड़े हैं, उनको भी प्रेजेंट वहां तक लेकर आना ये एक चैलेंज होगा।
उसके लिए कुछ वे फॉरवर्ड भी प्रेजेंट किए जा सकते हैं। एजुकेशनल लिंकेज करना, मोबाइल इनोवेशन, सस्टेन्ड पैट्रोनेज, ग्लोबल अलाइनमेंट। जैसे अब हमारे पास चैलेंज क्या था, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी ना, हम उसको डिफरेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। हम मोबाइल इनोवेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं और लोगों के घर में लोगों को ये फैसिलिटी अवेलेबल करवा सकते हैं कि अगर आपके पास एक भी पेज का इंफॉर्मेशन है, यू कैन कंट्रीब्यूट फ्रॉम द होम। आप घर से ही कंट्रीब्यूट कर सकते हो, राइट। ऑयल इंडिया लिमिटेड, इनके पास इतना सारा रिसोर्स है, इन रिसोर्स का हम बेटर यूज कर सकते हैं। We can have language-based AI to ensure that SMS remains as an active part. But इंडिया का जो मल्टीलिंगुअल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका भी यूज किया जा सके। सक्सेसफुल एग्जांपल से दूसरे देश में हो चुके हैं, हम उनका यूज कर सकेंगे। ये कुछ वे फॉरवर्ड है। ओके, अब इस टॉपिक को समझने में कहीं पर कोई दिक्कत हो तो बताओ। देखो, शुरू हमने कैसे किया, शुरू हमने प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देखा, फिर हमने उसका इंपैक्ट देखा। इंपैक्ट हमने किस फील्ड में देखा, एकेडमिक या इंस्टीट्यूशन के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में। फिर हमने सोशियो कल्चरल इंपैक्ट देखा, चैलेंजेस भी कुछ आए और फिर हमने उसका वे फॉरवर्ड डिस्कस किया। अब ये रहा आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। ट्राई करो लिखने का, है ना। प्रीलिम्स के लिए प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन बनाने हैं, पर मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी भूल नहीं जाना है। ये रहा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। वीक में एक दो क्वेश्चन ही लिख लोगे, कम से कम राइटिंग की हैबिट तो रहेगी। ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। लास्ट वीक के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन इस सेशन के डॉक्यूमेंट में अवेलेबल रहेंगे। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द एफडीआई ट्रेंड इन नॉर्थ ईस्ट। यहां पर एक चीज जो न्यूज़पेपर की हेडिंग में ही आपको, सेंटिनल की हेडिंग में ही दिख रहा है, दैट द असम विटनेस्ड एफडीआई इनफ्लो ऑफ 2.13 मिलियन यूएसडी इन 2025। कि 2.13 मिलियन यूएस डॉलर का जो इनफ्लो है वो असम ने 2025 में जॉब किया है। 2025 में असम ने एक्सेप्ट किया है, बहुत बढ़िया ये इनफ्लो है। अब हम इसका ट्रेंड देखेंगे कि ट्रेंड कैसे चल। आ जाओ, हम बात करते हैं दैट असम रिसीव्ड 2.13 मिलियन यूएस डॉलर, accounting for Lion's share of the total 2.39 million US dollar equity inflow in the North East region। कि जो 2.39 मिलियन नॉर्थ ईस्ट रीजन में गया, उसका एक बड़ा शेयर, इसलिए लायंस शेयर बोला गया, 2.13 मिलियन सिर्फ असम को मिला है। वैसे एक अच्छी बात है कि 2.39 पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में से 2.13 असम को मिला, बट ये ना रीजनल, इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी भी दिखा रहा है कि यहां पर भी डिस्पैरिटी है। आसाम को इतना ज्यादा मिल रहा है, त्रिपुरा मणिपुर नागालैंड को कम। दैट रिमेन्स अ चैलेंज। ये एक चैलेंज रह जाएगा, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। वही इस पॉइंट में भी लिखा है। डाटा सोर्सेज की बात करें तो डाटा सोर्सेज के लिए हम लोग एमडीओएनईआर या डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री इंटरनल ट्रेड, इसके डाटा को हम यूज कर रहे हैं। सेक्टरल कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो वी यूज फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, हॉस्पिटल, होटल्स एंड बैम्बू प्रोडक्ट्स। इन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉफिटेबल भी है, दैट्स वाई इनमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। आते हैं एफडीआई इनफ्लो की बात करें, हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2020-21 कोविड के टाइम की बात करें, उस टाइम में 11.19 मिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई इनफ्लो था। हालांकि जैसे ही कोविड हिट हुआ उसके बाद वो काफी कम हो गया। अगले साल 2021-22 में 4.40 मिलियन, अगले साल तो और ज्यादा कम हो गया, 2.09। मतलब कोविड के ईयर में जब पहले शुरू था, जब डिसाइड हो चुका था, फिर कोविड के इंपैक्ट के बाद ना वो ऐसे नीचे आया, ट्रेंड ऐसे आ रहा है, ऐसे है ना, जैसे कर्सर आ रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये ऊपर होना शुरू हो जाता है। जैसे कैसे शुरू होता है, 2023-24 में तो काफी नीचे आ गया 0.23 तक, फिर उसके बाद 2024 से ऊपर जा रहा है 2.36 मिलियन। और फिर उसके बाद 2025 में हमने देखा कितना, 2.39 मिलियन, जिसमें से 2.13 मिलियन असम को मिल रहा है। तो ये अब फिर से अपवर्ड ट्रेजेक्टरी वाले पोस्ट पे जा रहा है। 2021 20-21 में स्टार्ट करेंगे 11.19 था, अच्छा था, फिर वो नीचे आना शुरू हुआ, नीचे आया, 2023-24 तक बहुत नीचे आया 0.239, फिर ऐसे ऊपर जाना शुरू कर रहा है, राइट। दिस इज द ट्रेजेक्टरी। इस ट्रेजेक्टरी को आप याद रखें, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन में भी एक स्टेटमेंट में आ सकता है दैट द एफडीआई इनफ्लो रिमेन यूनिफॉर्म। नहीं, रिमेन यूनिफॉर्म नहीं है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जो एफडीआई इनफ्लो है, ये किसके सेक्टर में आ रहा है, बैम्बू प्रोडक्ट्स। अब बैम्बू प्रोडक्ट्स जो है, बैम्बू प्रोडक्ट्स से रिलेटेड सेक्टर में आएगा। हम बैम्बू से रिलेटेड मेथनॉल प्लांट भी लगा रहे हैं, वहां पर भी आएगा। फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया ना फूड प्रोसेसिंग के लिए एक बड़ा अच्छा हब है, जहां बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट से अच्छे आउटपुट के लिए चांसेस हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ भी, दैट यू कैन ऑब्जर्व। आप अपने खुद ही 10 साल पहले अपने बचपन को याद करो, और वहां से गुवाहाटी सेंट्रल हेडक्वार्टर, गुवाहाटी हेडक्वार्टर आने का जर्नी को याद करो, तो पहले जो रोड की कंडीशन थी, पहले जो ट्रेन या एयरपोर्ट्स की कंडीशन थी, अब वो काफी बेहतर हो चुकी होगी। सर्विस सेक्टर भी एक्सपेंड कर रहा है, जिसमें हॉस्पिटल, होटल इंडस्ट्री, हालांकि यूथ के लिए जरूरत है कि हॉस्पिटल, होटल इंडस्ट्री के अलावा बाकी सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री जैसे बीपीओ और बाकी मल्टीनेशनल कंपनीज भी गुवाहाटी में और नॉर्थ ईस्ट रीजन के बाकी स्टेट हेडक्वार्टर में पहुंचे, ताकि जॉब भी क्रिएट हो सके। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट देखा गया और भी इसमें प्रोग्रेस की रिक्वायरमेंट है।
चैलेंजेस की बात करें तो जो पहला चैलेंज मैंने तुमको बताया था, रीजनल इम्बैलेंस। सबसे पहले तो रीजनल इम्बैलेंस देखा जा रहा है कि असम को 2.13 मिलियन मिल जा रहा है 2.39 का, नागालैंड मणिपुर के पास काफी कम बच रहा है। दूसरी बात की वॉलेटिलिटी भी काफी है। 2020-21 के बाद 2023-24 में 0.23 हो गया था। अभी तो फिलहाल अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे है, पर क्या ये वॉलेटाइल रहेगा वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से? नैरो सेक्टरल फोकस, एफडीआई इज लिमिटेड टू दिस सेक्टर्स। मैंने क्या बोला कि रिक्वायरमेंट बाकी सेक्टर्स में भी है ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़िया क्रिएट हो सके। तो सिर्फ इन सेक्टर्स में ही अगर एफडीआई कन्फाइंड रहा तो बाकी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से फिर लॉस होगा, या बाकी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होने की वजह से एम्प्लॉयमेंट स्लो हो जाएगा। दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। उसी चैलेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ आपके पास वे फॉरवर्ड है कि हम इक्विटेबल ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं कि आसाम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल, मिजोरम, यहाँ पर भी मेघालय, मेघालय को भी डेवलपमेंट की काफी जरूरत है। इनको भी साथ में लेकर नॉर्थ ईस्ट में, इंटायर पूरे नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो सके, तब ज्यादा ना ग्रोथ बढ़िया होगा। और आसाम में भी सिर्फ ग्रोथ आसाम के चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं, हर रीजन तक पहुंच सके। नेचुरल रिसोर्सेज का यूज और बेहतर किया जा सके, लेकिन नेचुरल रिसोर्स के साथ साथ सर्विस सेक्टर को एक्सपेंड किया जाए कि बाकी सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट हो, वहां भी जॉब क्रिएट। ये कुछ वे फॉरवर्ड हो गए। और फिर अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए मेंस का प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने दिया था वो 150 वर्ड्स का था, 2 पेज में लिखना था। ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये 250 वर्ड्स का है, 3 पेजेस में आपको लिखना है, या 3 से 4 पेजेस में लिखने की कोशिश करनी है। और ये रहा आपके लिए प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन भी। ओके, come to the next topic, the NFR stations and the FSSAI ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। यहाँ पे हम दोनों चीज समझेंगे। यहाँ हम समझेंगे एफएसएसआई के रोल के बारे में, हम समझेंगे ये ईट राइट स्टेशन क्या है। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे सिग्निफिकेंस का कॉन्टेक्स्ट था, बात करते हैं। ये ईट राइट सर्टिफिकेशन देने का काम कौन सी बॉडी करती है? तो फसाई नाम की, एफएसएसआई नाम की बॉडी करती है। इस बॉडी की बात करें तो एक स्टेचुअरी बॉडी है, ऑटोनोमस स्टेचुअरी बॉडी, जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग। पहले भी हमने डिस्कस करा है, जैसा मैंने बताया डेली करंट अफेयर सेशन में, प्री सिक्योर सेशन में। एक बार आज फिर से मेंशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रीलिम्स के लिए। 2006 एक्ट के अकॉर्डिंग इस स्टेचुअरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर काम करता है। कंपोजिशन की बात करें तो चेयरपर्सन और बाकी 22 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 1/3 जो है वो विमेन होनी चाहिए। बढ़िया है, विमेन का पार्टिसिपेशन भी है। ठीक है, तो अब ये एफएसएसआई नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, स्पेशली जो लुमडिंग डिवीजन है, वहां पे 10 स्टेशन में है ना, और एक 1 डिविजनल कैंटीन अंडर लुमडिंग स्टेशन को ईट राइट सर्टिफिकेशन दे रहा है। इस ईट राइट सर्टिफिकेशन का टारगेट होगा कि सेफ, हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड पब्लिक को खाने मिले इन रेलवे स्टेशन पे। ये इंश्योर करेगी, ये रेलवे स्टेशन की बॉडी या फिर ये जो डिविजनल बॉडीज हैं, कि वहां पे जो भी फूड सेल किया जाएगा उसकी क्वालिटी सही रहे। तभी जाकर एफएसएसआई ये सर्टिफिकेशन अभी दे रहा है। हालांकि एफएसएसआई के सर्टिफिकेशन पे कई बार सवाल उठे हैं, तो अगले बार जब आप इन स्टेशन पे खाने जाओ, बढ़िया है, आप भरोसा कर सकते हो। ये 10 रेलवे स्टेशन है, नाम देख लो, सिलचर, करीमगंज, न्यू हाफलोंग, डीफू, लुमडिंग, लंका, सपारमुख, जागी रोड एंड सारूपथा। तो आप इन स्टेशन पे जाएं तो भरोसा करें एफएसएसआई के सर्टिफिकेशन पे, पर एक बार खुद से भी चेक कर लें, क्योंकि फसाई नाम की जो बॉडी है ये कई बार फसाद कर देती है अपने सर्टिफिकेशन की वजह से। खैर, एफएसएसआई की बात हमने कर ली। इसका मेन काम होता है स्टैंडर्ड सेट करना, लाइसेंस रजिस्ट्रेशन उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग देना, रिस्क मॉनिटर करना, लैब एक्रेडिटेशन करना। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, अब सपोज मान लो वहां पर आपको मिल रहा है 1 प्लेट चाट, 1 प्लेट समोसा, 1 प्लेट मोमो, है ना, डोसा, सांभर, अब उसमें क्वालिटी क्या जा रही है ये एफएसएसआई इंश्योर करेगा। एफएसएसआई कई बार इंश्योर नहीं कर पाता है, इसलिए लोगों को हो जाती है चैलेंज, दिक्कत। ओके, सो अब यहाँ पे रहा आपका प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। यहाँ पे पहला प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ईट राइट सर्टिफिकेशन स्कीम से रिलेटेड, जो मैंने यहाँ समझा दिया आपको। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन किससे रिलेटेड हो जाएगा, इसी इसी टॉपिक में, एफएसएसआई से रिलेटेड। तो आपके पास एक टॉपिक से दो दो प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, अभी तक 4 प्रैक्टिस क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट एवर चिल्ड्रन लिटरेरी अवार्ड। विष्णु निर्मला ट्रस्ट ने पहला चिल्ड्रन लिटरेरी अवार्ड गुवाहाटी में प्रेजेंट किया। किनके बर्थ एनिवर्सरी पर? लेट विष्णुराम मेधी जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। तो आपका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लेट विष्णुराम मेधी जी के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ें कि उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। अब उनके बर्थ एनिवर्सरी पर, राइट, एक अवार्ड प्रेजेंट किया गया, फर्स्ट एवर चिल्ड्रन लिटरेरी अवार्ड बाय द विष्णु निर्मला ट्रस्ट। किनको दिया गया? डॉक्टर अंजुमनी सैकिया को, फॉर हर बुक हुंथोलीर होबाक्स नाम की जो बुक है, पढ़िएगा इसके बारे में, जहां पर चीफ गेस्ट है अरूप कुमार दत्ता। अरूप कुमार दत्ता जी के बारे में भी मैंने कई बार आपको आसाम प्रहरी में डिस्कस करके बताया है। अरूप कुमार दत्ता जी के बारे में, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में, है ना, डिस्कस किया है ना, आसाम प्रहरी में पिछले साल भी किया था। कई बार उनके ऊपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं।
उनसे रिलेटेड ये जो अवार्ड है यहाँ पे ये प्राइज इंक्लूड है। ठीक, प्राइज तो आप याद रखिएगा जो प्राइज दिए जा रहे हैं, बट अवार्ड किसको दिया जा रहा है, कौन सा फाउंडेशन प्रेजेंट कर रहा है, ये याद रखें। हम उस फाउंडेशन की बात करें तो विष्णु निर्मला ट्रस्ट जो है इट इज एस्टेब्लिश्ड बाय श्री विष्णु राम मेधी, ठीक है। ऑपरेट्स फ्रॉम विष्णु निर्मला ऑडिटोरियम गुवाहाटी, यहाँ से ऑपरेट किया जाता है, जो सोशियो एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशन मेनली एक टाइप का इंस्टीट्यूशन के रूप में फंक्शन करता है। ये चिल्ड्रन वेलफेयर को, एजुकेशन को प्रमोट करने का काम करता है। साथ ही साथ जो रीजनल लिटरेचर है, यंग रीडर्स हैं, उन्हें सपोर्ट करेगा ताकि असमिश कल्चरल हेरिटेज बुक्स के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू आगे प्रमोट हो सके। यहाँ पे एक आपके लिए होमवर्क है, श्री विष्णु राम मेधी जी के बारे में पढ़ना, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना। ये भी आसाम प्रहरी में पहले डिस्कस हुआ है, आसाम ईयर बुक में आपको मिल जाएगा, आप स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के एप्लीकेशन पर जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, चलिए ये रहा आपका प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी एक और टॉपिक बाकी है, आ जाइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट टॉपिक। श्री लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ अवार्ड किसको दिया गया, टू श्री पीताम्बर देव गोस्वामी जी को। तो पीताम्बर देव गोस्वामी जी को लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, कौन है पीताम्बर देव गोस्वामी, तो ही इज द सत्राधिकार ऑफ श्री श्री अवनियाति सत्र, पद्मश्री अवार्डी है, नोटेड राइटर है और स्पिरिचुअल लीडर है ना। चलिए, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है जी। एडिशन क्या है, दिस इज द 5th साहित्यार्थी लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ अवार्ड, ये 5th एडिशन है। तो अब आपके लिए एक और होमवर्क हो गया कि आप श्री लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ जी के बारे में पढ़ेंगे, और श्री श्री अवनियाति सत्र के सत्राधिकार डॉक्टर पीताम्बर देव गोस्वामी को जो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, अब वो भी याद रखेंगे, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। ये अवार्ड कहाँ दिया गया या किसने दिया, तो दिस अवार्ड इज कॉन्फर्ड बाय शिव सागर डिस्ट्रिक्ट यूनियन विच इज अ विंग ऑफ द ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू। आसू की ही एक विंग है, राइट। हम इस अवार्ड की बात करें, सॉरी, हम सिग्निफिकेंस की बात करें श्री लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ जी का, तो उन्हें एक टाइटल से सम्मानित किया गया था, लोग उन्हें जानते हैं साहित्यार्थी के नाम से जानते हैं, द कैरिएटर ऑफ लिटरेचर, कि उन्होंने लिटरेचर को अपने ही कंधों पर, अपने कलम के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया। सो कैरिएटर ऑफ लिटरेचर, जैसे श्री कृष्ण कैरिएटर थे, सारथी थे, उसी तरह से इन्हें साहित्यार्थी, साहित्य का सारथी कह के बुलाया जाता है। लिटरेरी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो डॉक्टर गोस्वामी डिस्क्राइब्ड हिम एज सब्यसाची फॉर हिज एबिलिटी टू राइट विद इक्वल ईज अक्रॉस ऑल जॉनर्स ऑफ असमीज लिटरेचर। सब्यसाची कहकर उन्होंने बुलाया उन्हें असमीज लिटरेचर के लिए। अच्छा, आप ये सब्यसाची वर्ड का कंट्रीब्यूशन जानते हैं, ये किन्हें, किनके बारे में सब्यसाची कह के रेफर किया जाता है, बताओ जरा मुझे कमेंट सेक्शन में, राइट। और हम साहित्यार्थी श्री लक्ष्मीनाथ बेसबरुआ की बात करें तो ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग द मॉडर्न असमीज लैंग्वेज एंड द लिटरेचर एंड द कल्चर थ्रू हिज वर्क्स, थ्रू हिज पेन, थ्रू हिज लिटरेचर। चलिए, ये आपके लिए रहा प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन दिस अवार्ड, इस टॉपिक पर। सो आज के लिए 6 प्रीलिम्स बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए हैं, जिसका आंसर तुम कमेंट सेक्शन में करोगे। ये आंसर आपको अगले आसाम प्रहरी के सेशन में मिल जाएगा। लास्ट वीक के जो आसाम प्रहरी के प्रैक्टिस क्वेश्चन थे उसके आंसर ये रहे, आप मैच कर सकते हो अपने आंसर से लास्ट वीक के सेशन से, राइट। एक बार फिर से तुम्हें मैंने रिमाइंड कर दिया कि प्रीलिम्स आ रहा है, तो एपीसी डेली एमसीक्यू डिस्कशन चल रहा है, इसको देखना ना भूलें, रिवाइज भी करते रहें साथ में। ओके, नेक्स्ट आसाम प्रहरी के सेशन में हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, रिवाइज वेरी प्रॉपरली। जय हिंद।